तो हमारी जो प्रीवियस डिस्कशन चल रही थी, दैट डिस्कशन वाज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हमने उसके अंदर डिस्कस किया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स, उसकी लेजिस्लेचर यानी कांग्रेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट, और देखा कि सेनेट कैसे पावरफुल तरीन अपर चैम्बर है और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसे लोअर तरीन वीकर चैम्बर है। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रेसिडेंट को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और हमने उसके पावर्स और फंक्शंस देखे, सारी चीज़ें, और हमने देखा कि वो कैसे दुनिया का जो है वो पावरफुल तरीन इंसान समझा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे वो जो थर्ड ब्रांच है यूएसए की, दैट इज जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी को हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। और हमने ये भी देखा सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस को भी हमने देखा था अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर, हो गया थी। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड जो है जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ओ सॉरी अमेरिका। डू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जो फेडरल स्टेट्स होती हैं, जो फेडरेशंस होती हैं, ठीक है, जो फेडरेशन होती हैं, फेडरल स्टेट जो होती है, उस फेडरल स्टेट की जो खासियत होती है वो खासियत ये भी होती है कि वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो एक्टिव होती है। आपको सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे एक्टिव नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पावर डिवाइडेड होते हैं सेंट्रल और प्रोविंसेस के दरमियान। तो अगर उन प्रोविंसेस के दरमियान कोई तजाद आ जाए सेंट्रल और प्रोविंस के दरमियान, तो सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट ही होता है जो उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। तो सेम जो फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट यूएसए में भी परफॉर्म करता है, बट थोड़े ग्रेटर लेवल पे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा है इसकी। तो यूएसए इज अ फेडरेशन ऑफ 50 स्टेट्स विच इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द फेडरल यानी सेंटर एंड फेडरेटिंग यूनिट्स यानी प्रोविंसेस। ठीक है, दोनों में फेडरेशन है, पावर डिवाइडेड है। There are every possibility of disputes arising between the center and the यूनिट। हमेशा ये एक रिस्क रहता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि कहीं ना कहीं पे तजाद आ जाता है सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान। जैसे अभी पाकिस्तान में चल रहा है, सिंध और फेडरेशन के दरमियान हमेशा डिस्कशन चलती रहती हैं। तो सेम हर फेडरेशन के अंदर ये चांसेस होते हैं कि कभी तजाद आ जाए सेंटर और यूनिट्स के दरमियान। ठीक है, तो देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरेशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट होता है। Therefore, the existence of federal judiciary with special powers to adjudicate and disputes between the center and the unit and interpret the constitution is therefore imperative. तो क्या होता है कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो वहाँ पे उन स्टेट्स के अंदर जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। और उसके अंदर जो फेडरल जो स्टेट है, यानी फेडरल जो जो आप कहें जो फेडरल स्टेट है, ठीक है, फेडरल स्टेट है जो, तो फेडरल स्टेट का जो फेडरल जुडिशरी का होना लाजमी है वहाँ पे। क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो बेसिकली उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है फेडरेशन के अंदर। ठीक है, तो जरूरी है उसका। मोर ओवर द फेडरल जुडिशरी, द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और क्योंकि वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर जो भी पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलते हैं तो वही फाइनल होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पावर होते हैं उसके लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंस थी जो ज़रूरी होती है सुप्रीम कोर्ट की फेडरल स्टेट के अंदर। और ये जो एक्टिव होती हैं वो भी फेडरल स्टेट के अंदर ही होती हैं। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, तो अभी हम आते हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएसए इज द हाईएस्ट जुडिशियल ट्राइब्यूनल इन द फेडरेशन। सबसे बड़ी कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑल जुडिशियल पावर्स ऑफ द फेडरेशन इन दिस कोर्ट। ठीक है, जो सारे फेडरल पावर हैं वो फेडरल पावर सारे इसी कोर्ट के अंदर दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट बीन फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। Formerly there was 6 judges,
बट नाउ देयर आर 9 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, अभी वहाँ पे 9 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और एक चीफ जस्टिस को मिला के। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ जजेस आर अपॉइंटेड। ठीक है, so like all other higher ranking appointments, the judges of the Supreme Court are appointed by the President with the consent of the Senate। तो हमने प्रेसिडेंट के जो है एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर अपॉइंटमेंट पढ़ी थी, अपॉइंटमेंट का पावर। अपॉइंटमेंट पावर के अंदर हमने पढ़ा कि जजेस को भी जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट उसके लिए सेनेटोरियल कॉर्टेसी ज़रूरी होती है। तो इन सेनेटोरियल कॉर्टेसी के लिए वो सेनेट से इजाज़त लाजमी लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट और सेनेट दोनों की मर्जी से बनते हैं। और हमने चेक एंड बैलेंस के अंदर पढ़ा था कि ये सेनेट का भी चेक होता है सुप्रीम कोर्ट पे और ये प्रेसिडेंट का भी चेक होता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही अपॉइंट करते हैं उनकी जजेस को। The Senate confirms the nomination of the President after a good deal of scrutiny। ठीक है, तो सेनेट क्या करती है, तब ही कंफर्म करती है सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट की नॉमिनेशंस को, जब तक उसको हाईली स्क्रूटनाइज नहीं करते थे। यानी कि देयर आर सर्टेन कमिटीज विच हैव बीन गिवन द टास्क टू स्क्रूटनाइज द अपॉइंटमेंट और द नॉमिनेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो कैसे स्क्रूटनाइज करेगी, उस स्क्रूटनाइज का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन जो है वो सेनेट करती है। यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट करके नाम देखता है नॉमिनेशन और सेनेट उसको कंफर्म करती है, फिर जाके जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो नाउ कम ऑन दी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पावर और फंक्शंस क्या होते हैं? तो जुरिस्डिक्शन क्या होती है? देयर आर टू जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द फर्स्ट वन इज ओरिजिनल एंड द सेकंड वन इज एपेलेट। ठीक है, यानी एक तो एपेलेट कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट जहां भी हो उसका एक काम एपेलेट का होता ही होता है। एपेलेट कोर्ट का मतलब क्या होता है? एपेलेट कोर्ट का मतलब ये होता है कि भाई लोअर कोर्ट में एक डिसीजन हुआ, उस पर डिससेटिस्फाइड हुई एक पार्टी, तो वो अपील करती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस आ गया, तो वो अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हमेशा एपेलेट कोर्ट का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट में आप कभी भी डायरेक्ट जाके कोई केस दाखिल नहीं कर सकते, आप वहाँ पे सिर्फ अपील लेके जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये एपेलेट उसका जो है जुरिस्डिक्शन होती है। और दूसरी जुरिस्डिक्शन उसकी होती है ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या जुरिस्डिक्शन होती है? ओरिजिनल उसका काम इसलिए है, सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश इसलिए किया जाता है फेडरल फॉर्म्स में कि जब सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान कोई मसला आ जाए तो उस मसले को सुप्रीम कोर्ट खुद रिजॉल्व करता है। या इंडिविजुअल राइट्स की अगर कोई बात हो रही हो, फंडामेंटल राइट्स की ब्रीच हो रही हो, तो उस पर भी ये एक्शन लेता है। ये इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। और दूसरी इसकी एपेलेट है कि आप अपील के तौर पे सुप्रीम कोर्ट को लेते हैं जाके आप। ठीक है, ये इसकी जुरिस्डिक्शन है, एपेलेट एंड ओरिजिनल। थोड़ा सा डिटेल से अगर मैं बताऊं तो हम इसको कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, इसका मतलब क्या होता है कि मिसाल केसेस अफेक्टिंग इन्वेस्टर, पब्लिक मिनिस्टर्स एंड कॉन्सोल, इंटरगवर्नमेंटल केसेस इन विच फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट्स आर पार्टी। जहाँ पे भी गवर्नमेंट या जो है स्टेट्स या जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पार्टी हो, तो उसकी तरफ से केस हमेशा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल है, यानी पब्लिक मिनिस्टर्स को संभालना, इन्वेस्टर्स को संभालना, गवर्नमेंट के अंदर जो कुछ इश्यूज हो जाए उनको रिजॉल्व करना, ये ओरिजिनल है। यानी ये चेक है एक किस्म का एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटर्स के ऊपर कि कहीं वो गलत काम ना कर लें, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ऊपर बिठाया जाता है। ठीक है, ये तो इसका ओरिजिनल है। बट एपेलेट कोर्ट कैसे काम करता है? इट इज appellate jurisdiction extend to all other cases filing under the federal judicial authority। मिसाल, it can hear appeals from the lower federal court, मैंने जैसे बताया, and from the state of high court in cases which involve the interpretation of the constitution and letter and spirit। जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात आए तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है। और जहाँ पे हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट होते हैं वहाँ से फैसले आते हैं, वहाँ पे पार्टी डिससेटिस्फाइड होती हैं तो वो अपील करती हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील सुनता है। ठीक है, ये इसके ओरिजिनल और इसके एपेलेट फंक्शन है।
सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ओके, देन the Supreme Court of United States of America has played a vital role in the evolution and development of the American political system, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। The theory of separation of power has given it an independence from the control of the executive and the legislature। हमने बड़े डिटेल से पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस के ऊपर कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक अलहदा हैसियत बनाई हुई है। यानी सुप्रीम कोर्ट एक अलहदा हैसियत में काम करता है, वो किसी के अंडर नहीं होता, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस की वजह से, ठीक है। बट in consistent with the system of check and balances, it exercises central control over the executive and legislature if they go against the constitution by exceeding powers granted to them। एक तो सेपरेशन ऑफ पावर है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपना पावर दे दिया गया है कि वो अपने पावर के अंदर काम करेगा, अपने डोमेन के अंदर काम करेगा। दूसरा सेपरेशन ऑफ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, जिसमें वो चेक रखता है सिमिलरली सिमिल्टेनियसली कांग्रेस के ऊपर भी और एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी, यानी प्रेसिडेंट के ऊपर भी, ठीक है। वो हमने डिटेल से पढ़ा था कि इसका कहते हैं जुडिशियल रिव्यू के जरिए, एक्टिविटी के जरिए, ठीक है, उनको चेक रखता है, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, तो उसका रोल हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेड अ डबल रोल, दो रोल प्ले करता है। नंबर वन, द गार्डियन एंड द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट। एक इसका काम होता है कि ही इज द गार्डियन या कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का कस्टोडियन है। इसका एक फंक्शन ये होता है, ठीक है, रोल। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट के अंदर ये रोल प्ले करता है। डेवलपमेंट कैसे होती है? डिफरेंट जुडिशियल फैसले देके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन का कॉन्स्टिट्यूशन की, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करता है। और सेम तरीके से ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का भी कस्टोडियन है, अगर उसके कोई खिलाफ काम होगा तो ये आगे आएगा, या फंडामेंटल राइट कोई ब्रीच करेगा तो उसके आगे भी अंदर आएगा। तो क्वेश्चन पैदा होता है ये पर रोल कैसे परफॉर्म करता है, ये जो भी हमने पढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन कैसे है, फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले करता है, फेडरल और प्रोविंशियल के दरमियान अगर कोई मसला आ जाए तो कैसे रिजॉल्व करता है, हाउ। तो उसका जवाब मिलता है हमें, इट इज़ डन थ्रू द जुडिशियल रिव्यू। ये सारे काम वो जुडिशियल रिव्यू के जरिए करता है, ठीक है, किसके जरिए करता है? जुडिशियल रिव्यू के जरिए करता है। तो नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर है अमेरिका में, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट to review laws and actions from Congress and the President to determine whether they are constitutional or not। उसे कहते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। यानी कि जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा पावर डिटरमिन करता है कि वो सही है या गलत है। कांग्रेस कोई भी बिल बनाएगी, प्रेसिडेंट कोई भी बिल साइन करेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप है तो इट मीन्स कि वो बिल ठीक है। अगर वो बिल गलत है तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे आगे आती है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू लेके उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर देती है, उस आइन को या उस शिक को या उस कानून को या उस एक्शन को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देती है। उसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। यानी जुडिशियल रिव्यू क्या है? ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का पावर है, जिसके बेस के ऊपर वो कांग्रेस और प्रेसिडेंट के ऊपर चेक रखती है। अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो ये उसको नल एंड वॉइड कर देगी, अगर वो सही है तो ये चुप करेगी। इसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो दिस इज पार्ट ऑफ द चेक एंड बैलेंसेस। ऑब्वियसली ये चेक एंड बैलेंस का एक पार्ट है, क्योंकि दोनों पे जो चेक रखती है वो इस जुडिशियल रिव्यू के जरिए ही रखती है। तो सुप्रीम कोर्ट है दैट three branches of the federal government use in order to limit each other and ensure a balance of power। तो ये जो चेक एंड बैलेंस होता है कि जो तीनों ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की, वो तीनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखती हैं, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो एक दूसरे के पावर को जो है वो चेक कर सकें
और जो बैलेंस है पावर का उसको वो मेंटेन रख सकें, ताकि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी कोई भी एक दूसरे की डोमेन को ब्रीच ना करे, एक दूसरे के पावर को खत्म ना करे। उसको रोकने के लिए, मेंटेन करने के लिए जुडिशियल रिव्यू इस्तेमाल करती है सुप्रीम कोर्ट, ताकि वो उसके राइट के ऊपर कोई भी और ब्रांच जो है वो ना आ पाए। ठीक है, इसे कहते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। एंड डू रिमेंबर, ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, यानी कांग्रेस और प्रेसिडेंट के एक्शन को के लिए होता है। ठीक है, कांग्रेस और प्रेसिडेंट के एक्शन उसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। आगे अगर हम देखें, ठीक है, तो वी विल नो कि जो है the judicial review is the fundamental principle of the United States system of federal government, and it means that all action within the legislature branches of government are subject to review and possible invalidation by the judicial review। तो वही बात है, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के एक्शंस को ये रिव्यू करती है, ठीक है, और उनको इनवैलिड भी कर सकती है, उनको नल एंड वॉइड भी करार दे सकती है कि अगर वो कंट्रोरी टू कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्रोरी जो भी एक्शन होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट कर रहा है या पार्लियामेंट कर रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको क्या कर देती है, उसको नल एंड वॉइड करा देती है। ठीक है, इन दिस मैनर जुडिशियल रिव्यू इज अ वाइटल एलिमेंट इन द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से ही इसके पार्टीशन ऑफ पावर है, वरना फेडरल स्टेट्स और भी हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट इतना एक्टिव नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अच्छा, judicial review was established in the landmark Supreme Court decision मरबरी वर्सेस मेडिसन केस। ठीक है, मरबरी वर्सेस मेडिसन केस ये एक इम्पॉर्टेंट केस था जो 1803 में आया था। क्या वो हमेशा जब भी आप जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे तो आपको ये केस सामने आएगा, मरबरी वर्सेस मेडिसन केस। ठीक है, 1803 में, और 1803 से ही अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पहली दफ़ा जुडिशियल रिव्यू का केस लिया। ठीक है, वहाँ का एक जज था, जज मार्शल था, तो पढ़ते हैं। ठीक है, उसने सबसे पहले 1803 मरबरी वर्सेस मेडिसन एक केस था, उस मरबरी वर्सेस मेडिसन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिल गया था कि वो आगे जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। इस केस से पहले कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं था कि वो जुडिशियल रिव्यू ले सकते। ठीक है, इसकी हिस्ट्री, ओरिजिन मरबरी वर्सेस मेडिसन है। अभी हम देखते हैं कि मरबरी वर्सेस मेडिसन केस क्या था बेसिकली, इसके अंदर क्या चीजें थी। ठीक है, मरबरी वर्सेस मेडिसन केस, इसको गौर से सुने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और छोटा है, बहुत ही आसान है समझने में। हुआ क्या कि the power of the Supreme Court to declare an act of the legislative or executive branches to be in violation of the Constitution through judicial review is not found in the text of the Constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ जुडिशियल रिव्यू, कहीं भी नहीं है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट टाइम हुआ था, एक जजमेंट आई थी, उसके बाद ये चीजें हुई। इंस्टेड द कोर्ट itself established the doctrine in the 1803 case Murphy versus Madison, मर्बरी वर्सेस दी मेडिसन। ये कोर्ट ने खुद डिसाइड किया है, कोर्ट ने खुद इस्टेब्लिश किया है 1803 में मर्बरी वर्सेस मेडिसन केस के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है जुडिशियल रिव्यू का जिक्र, बट कोर्ट ने खुद इस्टेब्लिश किया था ये जुडिशियल रिव्यू, इससे पहले नहीं होता था। इस्टेब्लिश कैसे किया इसको जरा थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ऑन February 13, 1801 आउटगोइंग फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट जॉन एडम्स, रिपब्लिकन एक जो था, एक प्रेसिडेंट था, जॉन एडम्स नाम था उसका। ठीक है, he signed the Judiciary Act of the 1801 restructuring the US फेडरल कोर्ट सिस्टम। तो उस जज ने क्या किया, उस प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसने एक बिल पेश किया, एक एक्ट लाया उसने 1801 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम को चेंज करने की बात की। उसने नए जज रखे और चेंज किया टोटली उसको। ठीक है, अच्छा, ये कब उसने किया, ये एज वन ऑफ हिज लास्ट एक्ट बिफोर लिविंग ऑफिस, यानी वो जब ऑफिस छोड़ रहा था, उसका टर्म पूरा हो रहा था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने ये एक्ट साइन किया। उस एक्ट के अंदर क्या किया इसने, एडम अपॉइंटेड 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट दी फेडरलिस्ट लीनिंग जजेस टू दी प्रेसाइड ओवर न्यू फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्रिएटेड बाय द जुडिशरी एक्ट। तो उसने क्या किया, जुडिशरी एक्ट लाया
क्योंकि जुडिशरी एक्ट के अंदर इसने 16 नए जजेस अपॉइंट किए, और वो जो 16 जजेस थे वो सारे फेडरलिस्ट लीनिंग थे, यानी जिस पार्टी से वो वाबस्ता था, रिपब्लिकन पार्टी, वो उसके फेवर में थे। ठीक है, और उनको इसने अपॉइंट किया और आखिरी एक किया, और वो एक करके वो ऑफिस से चला गया, वो छोड़ गया, उसका मुद्दा पूरा हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है? However, a thorny issue arose when new anti-federalist President Thomas Jefferson, Secretary of the State James Madison, refused to deliver official commissions to judges Adams had appointed. हुआ क्या, उसने तो 16 जज अपॉइंट किए, वो चला गया जुडिशरी एक्ट ला के। तो उसके बाद एक नया प्रेसिडेंट आया जो था थॉमस जेफरसन, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से था, वो रिपब्लिकन था, ये डेमोक्रेटिक था, मुखालिफ था उसका। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जेम्स मेडिसन। वो जब आए तो उन्होंने जो जॉन एडम्स ने जो जुडिशरी एक्ट साइन किया था और 16 जज मुकर्रर किए थे, उनको उन्होंने अपॉइंट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इनको अपॉइंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनका ख्याल ये था कि वो एंटी फेडरलिस्ट हैं, वो उसकी पार्टी के हैं, तो हम इनको नहीं कर सकते। उन्होंने मना कर दिया नए प्रेसिडेंट में आते हुए। फिर क्या? ओके, देन अच्छा, one of these blocked midnight judges, William Marbury, appealed Madison's action to Supreme Court in the landmark case of Marbury Madison। तो फिर क्या किया कि जो ये केस हुआ, फिर वो जो जजेस थे, जो जजेस जिन जजेस को जॉन एडम अपॉइंट करके गया था, उन्हीं में से ही एक जज ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने केस कर दिया। ठीक है, इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ जो बाद में जेफरसन ने दिया था। ठीक है, तो फिर उसका अभी नतीजा आना था। फिर क्या होता है? देन मरबरी आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, टू इशू, ठीक है, मेडिसन कौन था? मेडिसन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था। मरबरी कौन था? मरबरी एक जज था, जो मुतासिर जज था उनमें से। ठीक है, और ये कौन सा था? मेडिसन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था। ठीक है, जो मुखालिफ था उनका। तो मरबरी आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट टू इशू अ रिट ऑफ मेंडामस। ठीक है, एक रिट ऑफ मेंडामस होती है, ये डिफरेंट रेमेडी होती है। रिट ऑफ मेंडामस ये होती है कि जब हुकूमत किसी लीगल इशू पे को फॉलो नहीं कर रही होती, तो आप हुकूमत के खिलाफ रिट ऑफ मेंडामस करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको आपको जॉब मिली है, ठीक है, उस जॉब को आपको ऑर्डर मिल गया है, बट आपको हुकूमत कोई पोस्टिंग नहीं दे रही। ठीक है, जो लॉ में है पोस्टिंग नहीं दे रही, तो आप हुकूमत के खिलाफ जो रिट दाखिल करेंगे वो होगी रिट ऑफ मेंडामस होगी, जिसमें कोर्ट हुकूमत को ये उसको ऑर्डर करेगी कि इसको जल्दी से एडजस्ट करो और इसको जल्दी से जो है इसको अपनी पोस्टिंग दो। ठीक है, उसे रिट ऑफ मेंडामस कहते हैं। तो मरबरी ने सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील दाखिल की। मरबरी जो एक जज था उन्हीं में से ही, मेडिसन के खिलाफ के आप रिट ऑफ मेंडामस करें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर करे, क्या करे? ऑर्डर द कमीशन टू बी डिलीवर्ड बेस्ड ऑन द जुडिशरी एक्ट 1789। तो क्या किया कि आप हुकूमत को ये ऑर्डर करें कि वो जो हमें जुडिशरी एक्ट दिया गया था उसके तहत हमें अपनी अपॉइंटमेंट दे दें। ठीक है, कोर्ट को कहा मरबरी ने, जो उसमें से एक जज था। ठीक है, अच्छा, अभी आगे क्या होता है? हाउएवर, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जॉन मार्शल, उस टाइम पे चीफ जस्टिस था, उसने फैसले को छोड़ दिया। ही रूल्ड दैट द पोर्शन ऑफ द जुडिशरी एक्ट यानी 1789 allowing for the writ of the mandamus was unconstitutional। ठीक है, उसने जो फैसला दिया उसने मरबरी के खिलाफ फैसला दे दिया। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, 1780 एक्ट का जो जुडिशरी एक्ट है उसमें आप रेट ऑफ मेंडामस नहीं कर सकते। उसने अपना फैसला दिया। ठीक है, उसने अपना फैसला दिया, ये फैसला दिया जॉन मार्शल ने, जो जज था उस टाइम पे। ठीक है, मरबरी के केस के अंदर। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ? अब ये तो फैसला उसके खिलाफ आ गया, मरबरी के। तो दिस रूलिंग established the precedent of judicial branch of the government to declare a constitutional। अभी यहाँ पे फैसला हो गया ना, जो एक्ट था, जुडिशरी एक्ट था, वो तो पार्लियामेंट ने दिया था और उसको प्रेसिडेंट ने
साइन भी किया था, ठीक है, उसको प्रेसिडेंट ने साइन भी किया था। बट हुआ क्या, हुआ ये कि उस टाइम के जॉन मार्शल ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, यानी कि प्रेसिडेंट की साइन भी गई और कांग्रेस के अंदर उसको मंजूर किया गया था, वो भी गया बेचारा। यहाँ से जुडिशियल रिव्यू की बुनियाद पड़ी, कि यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कांग्रेस के किसी भी बिल को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो और जो प्रेसिडेंट का कोई भी बिल हो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, उसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार के नल एंड वॉइड करार दे सकते। ये था मरबरी वर्सेस मेडिसन केस, इसमें मरबरी के खिलाफ केस है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जो है प्रेशर जो है वो इसके अंदर सामने दिया और अपना एक रूल दिया, जिसके तहत जो है जुडिशियल रिव्यू की इफ्ता हुई। This decision was a key in helping to place the judicial branch on a more even footing with the legislative and the executive branches. यही फैसला था, जिस फैसले के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट भी उसी फुटिंग पे आ गया जिसके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के थे। जितने पावर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद भी अपने पावर को उनके साथ मिला दिया, उनके साथ रखा। ठीक है, ये था जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ये उसका एक कोटेशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा, जॉन मार्शल ने कहा था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा जुडिशियल रिव्यू क्या है और मरबरी वर्सेस मेडिसन केस क्या था और उस केस के ऊपर कैसे जुडिशियल रिव्यू कायम हुआ। ठीक है, तो की टेक अवेज ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशियल रिव्यू के अंदर की चीजें क्या होती हैं, क्या होता है जुडिशियल रिव्यू के अंदर। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर judicial review is the power of the US president to court to decide whether a law or decision by the executive or legislative branches of the federal government or any court or agency of the government is unconstitutional। ठीक है, यानी ये वो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ब्रांचेस के बनाए हुए लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है। जुडिशियल रिव्यू इज अ की टू डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर based on a system of check and balance between the three branches of the federal government। ठीक है, अमेरिका के अंदर जो चेक एंड बैलेंस, बैलेंस ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के हिसाब से। तो जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू को यूज करके ही चेक एंड बैलेंस रखती है और अपने पावर को सेपरेट रखती है दूसरों से। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आप इसको देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है वो इसके पावर कौन से हैं जुडिशियल रिव्यू के सुप्रीम कोर्ट के। ये जो नेशनल और लोकल लॉज हैं उनको भी नल एंड वाइड कर सकता है, ये कांग्रेस के बनाए हुए बिलों को नल एंड वाइड कर सकता है, ये प्रेसिडेंट के बनाए हुए बिलों को नल एंड वाइड कर सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज के बनाए हुए बिलों को नल एंड वाइड कर सकता है। और ठीक है, जुडिशियल इरर, अगर जुडिशरी में कोई गलत हुआ है तो ये उसको भी नल एंड वाइड कर सकता है। ठीक है, लोअर जुडिशरी, ये इसका पावर था जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसका, जुडिशियल रिव्यू का। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी डिस्कस की। हमने उसका जो है सैलिएंट फीचर्स, उसके अंदर फेडरलिज्म, उसकी कांग्रेस और रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट, प्रेसिडेंट, उसके पावर, फंक्शन, इलेक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू को हमने डिस्कस किया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है। तो नाउ वी आर मूविंग टू एन अदर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो हम कहते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओके। तो हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी को थोड़ा सा देखेंगे हम, तो फ्रांस की ज्योग्राफी और हिस्ट्री क्या है। सैलिएंट फीचर्स हम देखेंगे इसके, इस कॉन्स्टिट्यूशन के। देन हम लेजिस्लेचर को देखेंगे कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो वो कैसी होगी, उसको देखेंगे। हम फिर एग्जीक्यूटिव को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी प्रेसिडेंट उनका, उसके पावर फंक्शन जो अक्सर आते हैं। और फिर इसका एक यूनिक फीचर है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हम इसको देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सैलिएंट फीचर हैं और प्रेसिडेंट और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसका जो लेजिस्लेचर है उसके बहुत ही कम चांसेस हैं, क्या बहुत ही कम, तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है।
इसकी जो नई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो प्रेसिडेंट है और इसकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये इसका यूनिक फीचर है। ठीक है, इसको हम बड़े डिटेल से देखें। तो ज्योग्राफी ज़रा देखें फ्रांस की। ठीक है, दिस इज फ्रांस, ये पूरी दुनिया है तो फ्रांस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है दुनिया में, और ये फ्रांस है। ठीक है, पेरिस इसका कैपिटल है। ठीक है, ये वेस्टर्न यूरोप के अंदर है ये स्टेट, और इसको देखें तो एक तरफ इसको अटलांटिक ओशन लगता है, और दूसरा आपको ये इंग्लिश नज़र आएगा, और ये इंग्लिश चैनल इससे कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल से कहा जाता है इस रीजन को, ये अटलांटिक ओशन के अंदर आता है। ठीक है, और इसके एक तरफ ये सारा अटलांटिक ओशन है। इसका जो दूसरा कैपिटल है जो साथ मिलता है वो बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है इसका, स्विट्जरलैंड इसका कैपिटल है, जेनेवा जिसके अंदर आता है, और दूसरा ये इटली जो है ये भी इसका कैपिटल बनता है। ठीक है, और जो साथ है यहाँ पे वो इसका स्पेन जो है वो भी इसका कैपिटल बनता है, और एक तरफ से इसको मेडिटेरियन सी भी आता है। ठीक है, मेडिटेरियन सी भी आता है, और ये इसकी शॉर्ट ज्योग्राफी है जो आपको नज़र आ रही होगी। और थोड़ा डिटेल से देखें तो आपको मज़ीद पता चल जाएगा इसका कि दिस इज ये जो है ये सारा आप देखेंगे फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस है। तो इसे एक तरफ से बे ऑफ बिस्के है जो अटलांटिक ओशन के अंदर है, ये इंग्लिश चैनल है, मैं बता रहा था यूनाइटेड के साथ है। ठीक है, ये इसका जो लग्जमबर्ग के अंदर आता है ये सारा रीजन, ये स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। ठीक है, ये जर्मनी के अंदर आता है, ये जो है यहाँ से, और इटली भी इसका लगता है साथ आके। ठीक है, और मेटेरियन सी यहाँ से आता है, यहाँ से स्पेन लगता है। ठीक है, ये इसकी ज्योग्राफी थी शॉर्टली। अगर हम देखें पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ी सी इसकी देख लें तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए बस कि जो the country of France emerged from the fragmentation of the largest colonial empire when the head captain became the king of the West Francia. ये बेसिकली जो इमर्ज हुई थी वो 987 सदी के अंदर हुई थी। ठीक है, ये 10वीं सदी के अंदर बनी थी। द किंगडम कंसोलिडेटेड पावर एंड एक्सपेंडेड टेरिटोरियली बिकेम नॉन एज द फ्रांस। तो बाद में जाके फ्रांस बनी जाके। ठीक है, इस किंग के बाद के and early wars were fought over land with the English monarchs, including the 100-Year War. इसने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी थी बरतानिया के साथ। एक तो जंग थी जिसे 100 ईयर वॉर कहा जाता है, 100 साल तक ये जंगें लड़ता रहा था इंग्लैंड के साथ। ठीक है, देन फ्रांस वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द पैपेसी। इसमें बहुत ज़्यादा जो थे आपको जो हमने मेडिवल के अंदर पढ़ा था कैथोलिक थे, that experienced wars of religion after the Reformation between the twisting combination of Catholic and Protestant. तो यहाँ पे भी जो वार्स हुई थी हमने पढ़ा था रेफर्मेशन के अंदर, तो 30 ईयर वार्स हुई थी, आपको याद हो यूरोप के अंदर, तो उसका निशाना जो था वो फ्रांस भी बना था बहुत ज़्यादा। ठीक है, फ्रांस के अंदर भी चीज़ें हुई थी। देन बाद में क्या होता है, ठीक है, देन फ्रेंच रॉयल पावर रीच इट्स पीक इन द ओरिजिन ऑफ लुई 14। लुई 14 में अगर आपको याद हो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, उसमें एक किंग आया था, और ये किंग इसे किंग नॉन एज सन किंग भी कहा जाता था। और ये जो था ये किंग जो किंग लुई था 14, ये एक एब्सोल्यूट सॉवरन था उस टाइम पे। ठीक है, बट रॉयल पावर कोलैप्स्ड फेयरली क्विकली आफ्टर द फाइनेंशियल एक्सेस ऑफ द लुई। ये बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करता था। विदिन अ सेंचुरी फ्रांस एक्सपीरियंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन which began in 1789, overthrew the still expanding Louis XIV and established a French Republic. इसी की हरकतों की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 1789 के अंदर। ठीक है, और इसका ख़त्म कर दिया गया इसके पावर को, फिर दोबारा फ्रांस जो रिपब्लिक बना। बट द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज सून इक्लिप्स्ड बाय द इंपीरियल एम्बिशंस ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। फिर नेपोलियन बोनापार्ट दोबारा आ गया वहाँ पे, और उसने अपनी एक एम्पायर बनाई आके, जिसने नेपोलियनिक वॉर्स की डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स के साथ, और फिर ये भी बेचारा हार गया, नेपोलियन भी हार गया। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है ये एक्टिव रहा वर्ल्ड वार 1 और 2 में, और इसने कॉलोनीज बनाई। ये सारी इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 और 2 में ये बहुत ही एक्टिव था। अभी सेशन एंड हो रहा है, मैं लिंक भेजता हूँ, हम इससे आगे इसको डिस्कस करते हैं, इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री से आगे चलते हैं। ठीक है, आई एम सेंडिंग द लिंक, सी यू देयर।